चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 15 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी हाइपर कंजुगेशन की। अभी थोड़ा सा इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, वो कर लेते हैं। छोटा सा है, हाइपर कंजुगेशन इंपॉर्टेंट है, रिवर्स नहीं है, बस ठीक है बता देते हैं। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन मतलब प्रोसेस तो कुछ इसी तरीके का होगा, रिवर्स ऑर्डर में होगा, है ना। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि बेंजीन रिंग ये है और इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दीजिए CCl3। बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करा दीजिए CCl3। अब आपको मालूम है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा है। अगर कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऐसा हो सकता है, वहां पे H जो था हाइपर कंजुगेशन में, हाइड्रोजन जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन दे करके निकल जाता था बाहर H प्लस के फॉर्मेट में, है ना। अगर मान लो यहाँ पे ये निकलता है Cl माइनस के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में निकले, Cl माइनस के फॉर्मेट में। तो अगर ये निकल जाएगा यहाँ से Cl माइनस के फॉर्मेट में, तो क्या सोचते हो क्या बनना चाहिए, ये C है, इधर वाला Cl ऐसे ही, ये Cl ऐसे ही, ये Cl माइनस बन गया। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही गया, ये बगल वाले के भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। रिंग से जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर पे। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये चार्ज कैसे घूम सकता है, ये चार्ज घूम सकता है ना, अगले स्ट्रक्चर में हम ऐसे बना सकते हैं। इस चार्ज को अगर घुमा दो, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते थे हम लोग, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना आगे के। अब चार्ज को फिर यहाँ ले आओ, Cl माइनस उसके पास में ही रहेगा इस तरीके से। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्मेट में निकला था तो उसको बोलते थे प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन का प्लस H इफेक्ट बोलेंगे, और यहाँ पे बोलते हैं इसको माइनस H इफेक्ट। H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं माइनस H इफेक्ट। और जब H प्लस निकलता था जब H प्लस इन्वॉल्व होता था तब उसको हम लोग क्या कहते थे, प्लस H, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसको हमने क्या कहा था, हाइपर। ये क्या है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसमें H जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा था, यहाँ पे Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा और ऐसी सिचुएशन होती है तो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। और अगर ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है जैसे H था, तो हाइपर कंजुगेशन। हाँ बोलिए क्या कह रहे थे।
कुछ भी नहीं, मेनली तो हाइपर कंजुगेशन H के लिए ही है। ये तो एक जैसे नहीं बोलते किसी का कोई चीज रिवर्स दिख गई तो बोल दिया गया, ऐसा प्रोमिनेंट जो पॉपुलर चीज है वो तो हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन के लिए है ना। अब एक इफेक्ट रह गया था वो करा देते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अगला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक रह गया था। आप लोगों को वो कराया है मैंने शुरू में हकल्स रूल और ये चीजें नहीं कराई है, वो आज कराएंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी इफेक्ट है। लिख लीजिए कैसा इफेक्ट है ये, टेम्परेरी है। जब रिएजेंट आएगा अटैक करने तब ये काम करेगा, रिएजेंट हटा लीजिए तो नहीं होगा, है ना। तो टेम्परेरी इफेक्ट है। वर्क ओनली when attacking reagent is present। अगर अटैकिंग रिएजेंट आ गया अटैक करने तभी ये वर्क करेगा। इफ अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड, if attacking reagent is removed, this effect disappear कह सकते हैं या vanish कह सकते हैं। अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। क्या होता है ये देख लेते हैं। दो तरीके का है, एक को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं माइनस ई। जैसे प्लस आई माइनस आई था, प्लस एम माइनस एम था, वैसे ही प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में लिखिए reagent is attached to the carbon where electron are transferred। क्या मतलब है समझते हैं। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड है, ये CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई ग्रुप होता है। तो अगर ये प्लस आई ग्रुप है तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। इलेक्ट्रॉन को जब धक्का देता है तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, इधर आ जाता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा आप देखोगे कि मॉलिक्यूल में क्या होगा, यहाँ CH3 था,
ये CH है, इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव। दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक। अब मान लो इस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है, इस पे मान लो कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाए, इसके ऊपर कोई अटैक करने के लिए आ गया H+, ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। तो आपको पता है H+ अगर अटैकिंग रिएजेंट है, पॉजिटिव वाला है, तो किसके ऊपर अटैच होगा? H+ का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहां पे अटैच होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये वाला सेंटर है, इस पे अटैच होना चाहिए। तो कैसे अटैचमेंट होगा इसका? CH3, CH पे तो प्लस रहेगा, इस CH2 पे कौन अटैच हो जाएगा? एक और H अटैच हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं CH3 बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर होती है? बोलिए बच्चों। ये रिएक्शन कब होगा? जब H+ अटैक करने आएगा तब होगा ये। जब ये H+ अटैक करने के लिए आएगा यहाँ पे, तब यहाँ पे ये शिफ्टिंग होगी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और नेगेटिव वाले पे कौन अटैच हो जाएगा? H+ अटैच हो जाएगा। अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी? रिएजेंट इज अटैच टू द कार्बन वेयर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है उसी कार्बन पे रिएजेंट अगर अटैच होता है तो कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? +E इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक में भी कौन सा हो गया? +E। क्लियर है पॉइंट? +E समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए कौन से बॉन्ड के? डबल बॉन्ड के, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए, और इलेक्ट्रॉन जिस एटम के ऊपर ट्रांसफर हुआ है उसी पे अटैकिंग रिएजेंट अगर अटैच हो रहा है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन सा वाला होगा? +E। क्लियर है? दूसरा समझे, -E। -E की डेफिनेशन दूसरी लिखेंगे, -E इफेक्ट। -E इफेक्ट में क्या लिखेंगे? अटैकिंग रिएजेंट attacking reagent is not attached to the carbon या to the atom where electron are transferred। अब की बार अपोजिट होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए उस पे अटैकिंग रिएजेंट नहीं अटैच होगा, किस पे अटैच होगा? उसके बगल वाले पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वैसे कार्बोनिल ग्रुप है, मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन है ये, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन के ऊपर अटैक करने आया Cn- साइनाइड। कौन अटैक करने आया? Cn-। तो Cn- जब अटैक करने आता है ना तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इधर से कार्बन जो है इंडक्टिव इफेक्ट से ये पुश कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चलाएगा? इधर चलाएगा। अगर ये इधर चलाएगा तो क्या सिचुएशन बनेगी? CH3 ऐसे ही रहेगा, C पे पॉजिटिव और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है? अब किसको अटैच होना था? Cn- जब अटैक करने आया तो ये सिचुएशन बन गई। अब Cn- है, इलेक्ट्रॉन वाला है, तो किस पे अटैच होगा? पॉजिटिव वाले पे अटैच हो जाएगा ना, तो इस पे अटैच करा दीजिए। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इस पे Cn अटैच हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलोगे?
माइनस ही इफेक्ट बोल सकते। क्लियर है बात? तो अगर रिएक्शन में ओवरऑल में देखो तो ओवरऑल में क्या हो रहा है, ओवरऑल में आप देख रहे हो कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है पॉजिटिव है, वहां पे नेगेटिव सेंटर जाके अटैच हो रहा है, और जहां पे नेगेटिव सेंटर है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वहां पे कौन सा सेंटर जाके अटैच हो रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब आप ओवरऑल में कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से अटैच होता है। कह सकते हैं? बोलिए, ये कह सकते हैं ना? इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल ये है O माइनस, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और Cn माइनस के पास इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अटैच हुआ जाके, न्यूक्लियोफाइल। और पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था, ये आपका माइनस है तो माइनस वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इसके ऊपर H प्लस अटैच हो रहा है, H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ओवरऑल में अगर देखा जाए तो इस टाइप के रिएक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल से और न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है इलेक्ट्रोफाइल से। तो मेनली रिएक्शंस कैसे चल रही हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैच टू इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल अटैच टू न्यूक्लियोफाइल, एक ही बात है। मेनली रिएक्शंस ऐसे ही चल रही हैं। मेनली रिएक्शंस अकर इन दिस मैनर, लिख लीजिए। अच्छा, पॉइंट क्लियर है बच्चा पार्टी? अगर ये Cn माइनस को हटा देंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज CO के ऊपर आया ये हट जाएगा, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं रहेगा। Cn माइनस जब तक है तब तक ये इफेक्ट है, Cn माइनस अगर आपने एकदम से रिमूव कर दिया तो ये इफेक्ट खत्म, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। एक लाइन और लिख लो इसमें, a multiple bond डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में डबल भी आता है ट्रिपल भी आता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड consist of sigma and pi bond. Pi bond are loosely held, easily polarizable, loosely held, easily polarizable। फैजन्स रूल कराया था ना, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। Pi electrons are shifted in this process. This effect is denoted by curved arrow, ऐसा एरो बना है कर्व, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखाया जा रहा है। कर्व्ड एरो, ये जो एरो बना है, क्या क्या बातें लिखी हम लोगों ने, क्या लिखा था,
मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या होता है? डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और इसके अंदर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, और क्या बताया था? पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन इजी है, और इसको डिनोटेड बाय कर्व्ड एरो। ऐसे भी बन सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खत्म कर दिया हमने। अब हम लोग थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के क्या कैरेक्टर्स हैं, किसको एरोमेटिक बोलोगे, किसको नॉन एरोमेटिक बोलोगे, किसको एंटी एरोमेटिक बोलोगे, ये सब थोड़ा सा बात करते हैं। क्लासिफिकेशन रह गया था अपना। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रह गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ हिस्ट्री बताई थी शुरू में ऑर्गेनिक की, कि पहला जो था वो पहला लैब में कौन सा कंपाउंड बना था, ये सब कुछ बताया था। यूरिया, हाँ। स्क्रीनशॉट कहाँ गया? हाँ, मल्टीपल बॉन्ड में ही देखा जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरोमेटिक आएगा, होमोसाइक्लिक आएगा, हेट्रोसाइक्लिक आएगा, ये सब कराया था। करा चुके? अच्छा, पिछले साल कराया था। चलिए, क्लासिफिकेशन पहले ए साइक्लिक कंपाउंड है, या इन्हीं को बोल सकते हैं ओपन चेन, या इन्हीं को बोलते हैं एलिफैटिक। तीन नाम है, ए साइक्लिक, ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, तीन नाम है। दूसरी कैटेगरी है साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब है कोई रिंग नहीं होगी, है ना, दोनों एंड फ्री होंगे, ओपन चेन भी इसीलिए नाम है। और एलिफैटिक नाम दिया गया है, एलिफेटोस का नाम होता है फैट, है ना, एक तरीके के फैट से एलिफैटिक वर्ड लिया गया है। तो ये जो शुरू में ये कंपाउंड खोजे गए होंगे तो ये कैसे होंगे? फैट लाइक होंगे, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया था? एलिफैटिक, है ना। एक नाम है ए साइक्लिक, ए साइक्लिक का मतलब जिसमें रिंग नहीं है। दूसरा नाम है ओपन चेन, जिसकी चेन खुली हुई हो, दोनों एंड बंधे ना हो, दोनों एंड ओपन। तीसरा नाम है एलिफैटिक, लिया गया एलिफेटोस से, और एलिफेटोस का मतलब होता है क्या? आपका फैट, है ना, फैट टिश्यूज से रिलेटेड है। तो शुरू में ये जो कंपाउंड डिस्कवर हुए थे वो फैटी थे, इसीलिए क्या नाम दे दिया गया था? एलिफैटिक, है ना। ये हिस्ट्री है
इतना समझ आना चाहिए एसाइक्लिक और ओपन चेन का क्या मतलब। दूसरा है साइक्लिक, तो साइक्लिक वर्ड से जैसा आपको पता चल रहा है साइक्लिक का क्या मतलब होगा, रिंग बनेगी, है ना, यानी कि ओपन चेन नहीं होगी, जुड़ा हुआ होगा, रिंग होगा। अब साइक्लिक में भी दो तरीके के हैं, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और एक को क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जो चेन बनेगी, जो रिंग बनेगी उसमें सारे अगर कार्बन है, रिंग बनेगी, रिंग बनाते हुए जो सारे एटम्स हैं वो कार्बन है, तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। इफ रिंग इज फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम्स, अगर रिंग केवल कार्बन एटम से बन रही है तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, या इसी को दूसरा नाम भी देते हैं कार्बोसाइक्लिक। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको, कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक एक ही बात है। रिंग में सारे जो कार्बन हो, सारे जो एटम्स होंगे रिंग बनाने वाले वो क्या होंगे, कार्बन। अगले पेज पे इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होगा कार्बन तो होगा लेकिन उसके साथ कोई हेट्रो एटम होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे कोई और एटम भी हो सकता है रिंग फॉर्मेशन में। तो रिंग इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड अदर एटम। अदर एटम को हेट्रो एटम बोलते हैं, जैसे आप नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ले लिया तो रिंग किससे बनी है, कार्बन कार्बन से बनी हुई है, सारे कार्बन है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन को। एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो। और होमोसाइक्लिक में बेंजीन भी हो सकता था। रिंग कार्बन से बनी हुई है। क्लियर है बात। तो होमोसाइक्लिक के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं, होमोसाइक्लिक के अंदर की कैटेगरी है ये एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक। अभी एरोमेटिक को अलग से पढ़ेंगे। एरोमेटिक अलग तरीके के हैं, एक कैटेगरी है एलिसाइक्लिक और दूसरी कैटेगरी है एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक में दो तरीके के कंपाउंड है, एक को बोलते हैं एरोमेटिक, दूसरे को बोलते हैं एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक के स्पेशल कैरेक्टर हैं, उन एरोमेटिक के अलावा जो साइक्लिक कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक। क्लियर है बात। अब ये जो एरोमेटिक है इसमें एलिसाइक्लिक में और भी, जैसे साइक्लोब्यूटेन ले सकते हो, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ले लिया, साइक्लोपेंटेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ये सब एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक में जैसे बेंजीन ले लिया,
टोलुइन ले लिया, फिनॉल ले लिया, ये बेंजीन है, ये टोलुइन है, ये फिनॉल है, ये सब एरोमेटिक। क्लियर है बात? अभी हेट्रोसाइक्लिक पे नहीं गए, होमोसाइक्लिक में ही दो कैटेगरी कर दी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक की अलग से प्रॉपर्टीज हैं तो अलग से करेंगे अब इसको, इसकी डिटेल। टोलुइन, TOLUENE, टोलुइन। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी दो तरीके के देखने को मिलते हैं हमको, एरोमेटिक में भी कैटेगराइजेशन है। एरोमेटिक भी दो तरीके का है, एक को बोलते हो बेंजीनॉइड और दूसरे को बोलते हो नॉन बेंजीनॉइड। एरोमेटिक में भी दो कैटेगरी है, एक है बेंजीनॉइड और दूसरी है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब है जिसमें बेंजीन रिंग जरूर प्रेजेंट होगी। बेंजीन पहचाना सीख गए आप लोग? तो इट हैव एसेंशियली बेंजीन रिंग। बेंजीनॉइड उसी को कहोगे जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग होगी। नॉन बेंजीनॉइड में इट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक तो है बट इट डोंट हैव बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन की रिंग नहीं होगी। इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। जैसे बेंजीनॉइड में एग्जांपल लेते हैं, ये इसके पहले वाले जो एग्जांपल लिए थे बेंजीन, टोलुइन और फिनॉल, वो सारे तो बेंजीनॉइड में थे ही थे। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखो एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है आपको, देख पा रहे बेंजीन रिंग? तीन बना दीजिए। इसमें यहाँ पे बनाइए, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत हो, डबल बॉन्ड ऐसे आएगा। नाम भी सीखते जाएं कंपाउंड के।
ये दूसरा वाला कंपाउंड है, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन की बॉल सुना होगा आपने, व्हाइट कलर की होती है नेप्थलीन बॉल। ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज कॉल्ड एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? एंथ्रासीन। इसमें देखिए बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो बेंजीनॉइड हो गया। अगर 3 रिंग को ऐसे लगा दीजिए, तीन रिंग को ऐसे लगा रहे हैं, फॉर्मेट बेंजीन रिंग का ही रखना है। इसमें भी देखो इधर बेंजीन रिंग है, इधर बेंजीन रिंग है, तो बेंजीनॉइड हो गया। इसको कहते हैं हम लोग फिनेंथ्रीन। ये स्ट्रक्चर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं आपसे फिनेंथ्रीन में कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, एंथ्रासीन में कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, नेप्थलीन में। तो ये सब क्या हो गए स्ट्रक्चर, इसमें बेंजीन रिंग है तो कैसे हो गए? बेंजीनॉइड कह सकते हैं ना। एनसीईआरटी में क्या दे रहा है? डबल बॉन्ड है, दोनों रिंग में डबल बॉन्ड, तो कुछ में स्प्रिंट होगा, दोनों में डबल बॉन्ड है ना। नेप्थलीन को हम लोग एरोमेटिक मानते हैं, और एरोमेटिक का बेसिक कैरेक्टर ही होता है कि उसमें ऑल्टरनेट जो होंगे डबल बॉन्ड होंगे, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अभी पढ़ाते हैं एरोमेटिक, तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। हमने कर लिया बेंजीनॉइड, अब नॉन बेंजीनॉइड कर लेते हैं, है ना। एरोमेटिक में ही नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर कर लेते हैं। एरोमेटिक होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, उसमें बेंजीन की रिंग नहीं होगी। नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड का क्या एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में? मेरे इसमें नहीं। बेंजीनॉइड इसमें बना लीजिएगा, उसकी रिंग कंप्लीट नहीं होगा तो। कभी कभी मिस प्रिंट वगैरह हो जाता है। अनुज क्या हुआ है? ये तो हेट्रोसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनॉइड का पॉपुलर एग्जांपल बना तो है नेप्थलीन में, डबल बॉन्ड नहीं है ना, है तो ये वाली रिंग को इधर कर दिया, दोनों रिंग को इधर उधर कर दिया है ना। ये स्ट्रक्चर देखिए, कितने कार्बन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए कितने कार्बन का स्ट्रक्चर। सारे के सारे जो रिंग बना रहे हैं सबके सब कार्बन है, बाहर ऑक्सीजन है, रिंग बना रहे हैं कार्बन, तो होमोसाइक्लिक है ना। हमने बताया आपको ये एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक चेक करना भी सिखाएंगे, एरोमेटिक भी है और नॉन बेंजीनॉइड है। एरोमेटिक होते हुए भी इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होने चाहिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड, तो वो चीज नहीं है इसमें, ये 7 कार्बन का है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? नॉन बेंजीनॉइड। इसका स्पेशल नेम है, याद रखेंगे, खूब पूछते हैं इसको, ट्रोपोन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोन। बेंजीन रिंग में एक कार्बन बढ़ा दीजिए, 6 कार्बन की रिंग बनाते थे ना, एक कार्बन बढ़ा दीजिए और वहां पे सिंगल बॉन्ड रखिए, है ना। 6 कार्बन की रिंग होती थी, यहां से जोड़ देते थे तो बेंजीन रिंग बन जाती थी। अब एक कार्बन बढ़ा के वहां पर डबल बॉन्ड 2 लगा दिया, कंपाउंड का नाम क्या बोल दिया? ट्रोपोन।
एरोमेटिक है लेकिन क्या है, नॉन बेंजीनॉइड है। चलिए अब अगला करते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कर चुके, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में क्या होगा आपका, कोई और एटम आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन आ गया, 5 कार्बन है और एक छठा क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया रिंग बनाने में। ये रिंग के बीच में लिखा हुआ, मतलब रिंग के अंदर, तो इसको बोलते हैं पिरिडीन। कंपाउंड का क्या नाम है, पिरिडीन, पी। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक, पिरिडीन। इसको बोलते हैं फ्यूरॉन, FURAN, फ्यूरॉन। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, ऑक्सीजन आ गया इसमें। अगर इसी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो इसका नाम होता है थायोफीन। ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायो अल्कोहल ऐसे हो जाता था ना, इसका नाम क्या है, थायोफीन। ये कैसे हो गए, हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है पॉइंट। बेंजीनाइट पढ़ लिया हमने, नॉन बेंजीनाइट पढ़ लिया। एक और एग्जांपल कर ले, नॉन बेंजीनाइट में एक एग्जांपल और, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन का बना दिया मैंने, कितने कार्बन का बना दिया, 7 कार्बन का, है ना। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका स्पेशल, एजुलीन। 6 की कहाँ है, 7 की है। एक 2 3 4 5 6 की बन गई क्या, इसको छोड़ दिया, ठीक। एजुलीन, ये नॉन बेंजीनाइट का एक और एग्जांपल हो गया। पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उठा के एनसीईआरटी के और करा दिए। एलिसाइक्लिक कहाँ लिखा था हमने, ये लिखा था ना, इसमें और एग्जांपल लिख लो, जैसे साइक्लोहेक्सीन, अभी हमने फ्यूरॉन करा था ना, तो फ्यूरॉन में यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर हटा दो तो इसको बोलते हैं THF, एक सॉल्वेंट है पॉपुलर, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। क्या नाम है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, THF। अभी फ्यूरॉन करा था, उसमें ऑक्सीजन लगाया था और 2 डबल बॉन्ड लगाए थे, ये एलिसाइक्लिक है। दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये क्या है, एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में कार्बन होते थे, लेकिन एलिसाइक्लिक में आपके ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हेट्रो आ जाए एटम।
हाँ। हेट्रो भी आते हैं। अब क्या कराना है, क्या रह गया, वो खेरी मिक्स हो गया सब। एली हो गया, एरो हो गया, हेट्रो हो गया, होमो हो गया, अब तो हो गया। ये साइक्लिक तो हम लोग ने दुनिया भर के एग्जाम्पल पढ़ लिए ना, जितने हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले पढ़े थे, पेंटेनॉल 3, पेंटेनॉल 1, ब्यूटीन 2, जितने सीधे ओपन स्ट्रक्चर थे सब ए साइक्लिक थे। किसका? साइक्लोहेक्सिन एक ही है ना, साइक्लोहेक्सिन। अब हेडिंग डाल लीजिए एरोमेटिक पढ़ा देते। 3 कंपाउंड सिखाने वाले हैं, एक है एरोमेटिक, दूसरा है एंटी एरोमेटिक और तीसरा है नॉन एरोमेटिक। 3 सिखाने वाले आपको, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक, तो सबसे पहले वो सीखते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपके। 4 कंपाउंड दे देगा, पहचानना होगा ये एरोमेटिक है या नहीं है। 10 कंपाउंड दे दिए, उसमें से पूछेंगे कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं, नंबर बताइए इंटीजर टाइप। तो सबसे पहले हम लोग 3 कैटेगरी हमें पढ़नी है, एक पढ़नी है एरोमेटिक, दूसरी पढ़नी है नॉन एरोमेटिक, और एक क्या है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहला हेडिंग क्या डलेगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड जो दिया गया था जब ये डिस्कवर हुए थे, तो ये बोला गया कि इनमें जो है स्पेशल काइंड ऑफ एरोमा होती है, एक अलग तरीके की एरोमा, एक अलग तरीके की स्मेल होती है, एक अलग तरीके की एरोमा होती है, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया था, एरोमेटिक। जैसे आपने केरोसिन ऑयल अगर कभी फील किया हो, कैसी उसकी स्मेल होती है, फील किया है? पेट्रोल की, नेफ्थलीन बॉल की अलग सी एक स्मेल होती है ना, अलग सी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो उस समय जो डिस्कवर हुए थे उनमें स्पेशल स्मेल थी, तो उनके बेसिस पे इनका नाम क्या दे दिया गया, एरोमेटिक, है ना। लेकिन एरोमेटिक में 4 बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4 चीजें बेसिक होनी चाहिए जिसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर। फिर उसके बाद दूसरा इसकी कंडीशन है कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। अभी सब बातों का मतलब समझा रहे हैं। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, कंप्लीट। प्लेनर स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन शुड बी कंप्लीट। तीसरा है फॉलो हकल्स रूल, एक रूल है हकल्स, उसको फॉलो करना चाहिए कंपाउंड को। पहला था प्लेनर, दूसरा था आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तीसरा था आपका हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, और चौथा है आपका, चौथा क्या है, मतलब पहली सिचुएशन कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक। प्लेनर से मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखे आप, sp2 देखने आता ही है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, नोट हो गया सबका।
एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन। बेंजीन को चेक करते हैं। पहली कंडीशन साइक्लिक दिखाई दे रहा है, प्लेनर, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सारे कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन क्या होते हैं? sp, तो स्ट्रक्चर प्लेनर भी है। तीसरी कंडीशन थी कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब देखिए यहां से अगर ले लो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पूरी रिंग में क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पूरे तरीके से कॉन्जुगेटेड है रिंग। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। अब चौथा पॉइंट है हकल्स रूल। हकल्स रूल चेक करते हैं फॉलो करता है कि नहीं। देखो हकल्स रूल में एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसके लिए हम लोग देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए। और जब पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर इधर हम लोग यूज करेंगे तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आनी चाहिए, इंटीजर ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब बेंजीन में मैं करके दिखाती हूँ, देखिए ध्यान से। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, देखेंगे कितने पाई बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड, दूसरा, तीसरा। तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी 6 हो गए बेंजीन में। ये बात सबको क्लियर है? तो क्या करना है आपको, लिखना है 4n+2 = 6। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 6। तो n क्या आ जाएगा यहाँ पे? n क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएशन को, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या है? हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखना है, कितने डबल बॉन्ड है वो काउंट कर लीजिए। एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो डबल कर दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर इधर एरो इक्वल टू के में रख दिया जाएगा और n की वैल्यू निकाल ली जाएगी। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? हकल्स रूल को भी फॉलो करेगा जी। हाँ, तो एक पाई जो बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए। और कौन सा लिया था एरोमेटिक कंपाउंड? नेप्थलीन लिया था ना। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था? कहाँ डबल बॉन्ड डाले थे? यहाँ पे नेप्थलीन है, इसको चेक करते हैं। पहले देखो सारे कार्बन, पहला साइक्लिक तो देख ही लिया, रिंग दिखाई दे रही है। दूसरी सिचुएशन प्लेनर होना चाहिए, नहीं सारे sp2 दिखे। ये देखो sp2 डबल बॉन्ड, sp2 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 बेंजीन में तो होता ही है। इधर देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 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 सारे कार्बन sp2 है। सारे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो सब sp2 होगा, तो प्लेनर भी हो गया स्ट्रक्चर। तीसरी क्या सिचुएशन थी? कंप्लीट कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। इधर भी देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। क्लियर है? कैसे देख रहे हैं?
पाई सिग्मा पाई। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कोई कार्बन ऐसा नहीं है जो कॉन्जुगेशन में ना आए। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? और चौथा आता है हकल्स रूल, तो हकल्स रूल भी देखते हैं। पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में? 5 पाई बॉन्ड है, तो 4n+2 की जगह 5 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो 4n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या एरोमेटिक पहचानने में? अब थोड़े अलग एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये तो इजी इजी थे। ये स्ट्रक्चर है पिरिडीन का, कई लोग पायरिडीन भी बोलते हैं, एक ही बात। पिरिडीन, पायरिडीन, पिरिडीन। इसमें देखिए, अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोन पेयर होते हैं ना, वो आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर जो होता है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है कभी कभी, जैसे हम लोग कल मीसोमेरिक इफेक्ट, वो एक एग्जांपल था, उसमें जो लास्ट क्लास में कराया था ना, उसको भी बता देना, उसमें करेक्शन करवा देंगे, एक गलत था। मीसोमेरिक इफेक्ट जब हम लोग देखते हैं तो रेजोनेंस देखते हैं, और रेजोनेंस में लोन पेयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पे लोन पेयर है वो रेजोनेंस में ही जाएगा। अगर जरूरत होगी तो वो रेजोनेंस करेगा, अगर जरूरत नहीं है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है उस स्ट्रक्चर में, तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। अगर वो रेजोनेंस में नहीं है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए पहले एक लाइन, फिर करवाते हैं। इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, देन इट इज एडेड इन पाई इलेक्ट्रॉन। जब पाई इलेक्ट्रॉन लिखोगे आप हकल्स रूल के लिए तो ऐड करोगे। एंड इफ लोन पेयर नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, then LP is not added। हकल्स रूल के लिए LP को ऐड नहीं कर। अब हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे दिखाई दे रहा है ना, लेकिन देखते हैं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। लोन पेयर की जरूरत पड़ी कहीं से? अपने आप कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, पाई सिग्मा पाई। लोन पेयर की जरूरत ही नहीं है, यानी लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। जब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, है ना। अब इसे देखो, सारे जितने कार्बन है सब sp2 है, तो स्ट्रक्चर प्लेनर है, साइक्लिक है, और क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी। तीनों सिचुएशन है, हकल्स रूल को ही चेक करना है। तो हकल्स रूल जब 4n+2 इज इक्वल टू 6 ही लगा रहे हो, इसको नहीं कंसीडर किया आपने, 6 लगाया, तो अपने आप जैसे बेंजीन होता था वैसे ही आ जाएगा, तो एरोमेटिक हो जाएगा। बोलिए कैसा हो गया?
क्लियर है बात? चले अगले एग्जाम्पल पे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक्सेप्शन लिख लो, कॉट। एक्सेप्शन क्या है? कॉट। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। 8 कार्बन का बनाना है। कितने का बनाना है? 8 कार्बन। साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। देखो sp2 सारे दिखाई दे रहे हैं, और क्या दिख रहा है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिखेगा, पाई सिग्मा पाई दिखाई देगा इसमें, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। साइक्लिक तो है ही, पहले ही नजर में देख लिया हमने। हकल्स रूल को देख लो, 4n+2 = कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं? 4n+2 = 8 लिख दिया, तो 4n = क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6/4। कुछ गलत हो रहा है क्या? ये सारी सिचुएशन को फॉलो करता है। तो ये एरोमेटिक तो नहीं हुआ, 1.5 आ रहा है ना, तो एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक नहीं है, बता रहे एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? अभी एक रूल बता रहे हैं, उस रूल से इसको होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सिखा दें होता क्या है? उस रूल से इसको होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये होता है क्या ओरिजिनली? नॉन एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक सीख लो, पहले उसको सिखाना चाहिए था, तब कॉर्ड बताना चाहिए था। अब हेडिंग डालो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कर लिया, एरोमेटिक समझ आ गया। एंटी एरोमेटिक प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो, तो आप बोलोगे फिर क्या डिफरेंस है ना? फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन लगाते थे, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब n की वैल्यू निकालोगे आप तो आनी चाहिए 1 2 3 4, वहां 0 से शुरू हो रही थी, 4n इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन लिखना है, फिर n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू 1 2 3 या 4 ऐसे, जीरो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कॉट को ले लेते हैं, अभी हमने कॉट किया था ना, साइक्लोऑक्टा, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन लिया था कॉट। इसमें देखते हैं, साइक्लिक दिख रहा है, सारे कार्बन sp2 हैं तो प्लेनर भी दिख रहा है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई। इलेक्ट्रॉन देखो 4n इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 8 लिख देंगे, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस कैटेगरी में फॉलो करता है, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसको, कॉट को एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है ये, नॉन एरोमेटिक, शुड बी एंटी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक। क्या रीजन है, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जैसा दिख रहा है इस तरीके का प्लेनर नहीं बनता है, सारे के सारे sp2 हैं, है ना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। इसका स्ट्रक्चर होता है टब शेप्ड, टब देखा है, टब, इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, बनाते हैं। आठ कार्बन है ना, देख लो, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके, है ना। चार डबल बॉन्ड हो गए, 4 डबल बॉन्ड हो गए, 8 कार्बन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर इसका गलत है, ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, गलत है। ये एक्चुअली ऐसा होता है टब शेप। तो सारे कार्बन sp2 तो हैं, प्लेनर तो हैं, लेकिन सबका प्लेन अलग हो जाता है। प्लेन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब मान लो कोई चीज प्लेनर है तो वो xy प्लेन भी हो सकता है, yz प्लेन भी तो हो सकता है। तो प्लेनर तो है, लेकिन सबका प्लेन क्या है, इनका प्लेन क्या है, दो का सेम होगा, दो का अलग हो जाएगा। टब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये, तो इसीलिए इसको हम कंसीडर करते हैं नॉन प्लेनर में, सबके सब एक प्लेन में नहीं आएंगे। जब नॉन प्लेनर में कंसीडर कर लोगे तो पहली वाली जो सिचुएशन है एंटी एरोमेटिक की, वो फुलफिल नहीं होगी। हाँ, वो भी नहीं होगा, हमने इसको नॉन एरोमेटिक कह दिया ना। क्या, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, दिख रहा था हमको एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हमें लग रहा था सारे sp2 है, सारा साइक्लिक है, सब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कैटेगरी कौन सी आनी चाहिए थी, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये स्ट्रक्चर रियल में फ्लैट नहीं होता है, एक ही प्लेन में सारे कार्बन नहीं होते हैं। तो ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, टब शेप्ड है, इसलिए इसको हमने, जो भी एरोमेटिक होगा, जो भी एंटी एरोमेटिक होगा, उसके अलावा जो भी कैटेगरी बनेगी सबको किस में उठा के रख दिया जाता है, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक है अगर तो उसको किस में रख देंगे, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बेसिक डिफरेंस किसका है, केवल एक सिचुएशन अलग है, ये बात। उसमें 4n+2 थे पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या लेते हैं, 4n लेते हैं। यहाँ पे n का नंबर 1 2 3 4 आना चाहिए, 5 6, और वहां पे क्या आना चाहिए, n का नंबर 0 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 1 2 3, 0 भी हो सकता है, मतलब इसमें 0 नहीं, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है बात, खुश हैं आप, नहीं। एंटी एरोमेटिक के और एग्जाम्पल कर लें।
और एग्जाम्पल करें एंटी एरोमेटिक के। डबल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड है, माइनस चार्ज। तो देखो साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर देख लो, ये sp2, ये sp2, ये क्या होगा, sp2 होगा माइनस चार्ज वाला। बोलिए होगा क्या, ध्यान से देख लीजिए। और फिर उसके बाद क्या आ गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी आ गया, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 4n इज इक्वल टू लिया जाएगा। ये 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी ऐड होंगे, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं ना, रेजोनेंस में आ रहे हैं, तो 4 आ गया, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, ये कौन सा बन गया, कोई दिक्कत, बोलिए जल्दी से। कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना, हाँ 4, तभी तो 4 लिखे। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन की सिचुएशन चेक करो, कोई भी एक जो बन गई तो बन गए। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाओ, ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाओ। कंप्लीट कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पूरा कंप्लीट, कोई छूटना नहीं चाहिए। पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए वहां पे, और बताइए क्या होगा, कहां से हो रहे हैं, इसको बताइए क्या होगा। पॉजिटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं, वो क्यों ऐड होंगे, वहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर। अब क्या लगाना है, या तो 4n + 2 लगा दो, या 4n लगा दो, दोनों से चेक करो, दोनों से चेक करना है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही तो हैं, तो अगर ये लगाओगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, तो ये तो फिट हो नहीं रही है, nt में तो हो नहीं रहा। एरोमेटिक में देख लो, 2 लगा दो तो 4n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो एरोमेटिक में फिट हो गई। तो क्या बन गया, क्लियर है बात, पॉइंट क्लियर है, पक्का, ऑनलाइन। यस मैम। चलिए बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, क्यों, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट नहीं, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है, जैसे ही देखा आपने सिंगल बॉन्ड sp3 कार्बन आ गया, सब क्या होने चाहिए, sp2 होने चाहिए, और कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है, साइक्लिक है केवल, कॉन्जुगेशन है क्या, पाई तो है केवल, कुछ नहीं है ना, तो साइक्लिक है केवल। ये पॉजिटिव चार्ज वाला sp2 होता है, पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना,
पॉजिटिव चार्ज वाला sp2 होता है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। तो VSEPR थ्योरी से हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर लेते हैं, तो बॉन्ड पेयर 3 होंगे उसके पास, तो sp2 बनेगा उसके पास। ठीक है, तो जिसमें हमने चार्ज नहीं दिखाया वो नॉन प्लेनर हो गया, ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो किस में चला जाएगा, साइक्लिक तो है ना, तो ये चला जाएगा नॉन एरोमेटिक में, तीसरी वाली जो कैटेगरी है ना तो एरोमेटिक हुआ ना एंटी एरोमेटिक हुआ, पर साइक्लिक है, तो किस में चला जाएगा, साइक्लिक। प्लेनर तो है ही नहीं ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आते ही प्लेनर मॉलिक्यूल से 2 ही एटम हुए ना प्लेनर। अब कर लेंगे, पक्का, चलिए। कहानी में ट्विस्ट आ गया, डबल बॉन्ड ओ लगाते प्लेनर बन गया। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ऊपर की तरफ पाई है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, एक लोन पेयर आ जाएगा कॉन्जुगेशन, एक नहीं आएगा, इसकी जरूरत नहीं है, एक लोन पेयर ले सकते हैं इधर से, पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया ना कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसकी जरूरत नहीं, तो इसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब, अच्छा रिंग वाले लेने हैं, जो रिंग में है एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक चेक करते वक्त ये वाला नहीं उठा लेंगे, जो रिंग में कॉन्जुगेशन में आ रहा है उसी को लेना है। हमारा मेन फोकस क्या है, साइक्लिक को देखना, ऊपर कंजुगेशन हो नहीं हो चलेगा। ठीक है, तो रिंग देखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने लोगे बताओ, दो ये 4 और ये वाले कंजुगेशन में ले रहे हो 6 हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो दोनों रूल में लगा लो, एक बार 4n+2 में लगाओ और एक बार किस में लगाओगे, 4n में लगा दो, तो 4n में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो एंटी तो नहीं है, इसमें हो जा रहा है, तो एरोमेटिक बन गया, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। क्या कहते हो, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं ले लेना पाई में, और नीचे एक लोन पेयर को भी नहीं लेंगे, 2 लोन पेयर में से। चलिए जल्दी से बताइए, 2 डबल बॉन्ड है, साइक्लिक साइक्लिक है, प्लेनर
सारे sp2 हैं, है। कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन देखो 4n+2 में रखो इज इक्वल टू 4, और दूसरा रख सकते हैं किसमें 4n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। यहाँ पे आ गया n इज इक्वल टू 1 होल नंबर, उसमें आ गया इंटीजर, तो ये क्या बन गया एंटी। खुश हैं आप लोग? नहीं? अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल करे थे ना, थायोफिन, फिरॉन, पाइरोल, पाइरोल नहीं किया था, पिरिडीन किया था, है ना, पाइरिडीन किया था, वो सारे एरोमेटिक में आते हैं, सारे के सारे किस में आएंगे एरोमेटिक। पिरिडीन में 5 कार्बन थे, 1 नाइट्रोजन था, इसमें 4 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, पाइरोल बोलते हैं इसको। स्ट्रक्चर का नाम क्या है पाइरोल, डबल आर होगा पाइरोल में। चलो देखो, लोन पेयर इसमें चला जाएगा कॉन्जुगेशन में क्योंकि जरूरत है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो जोड़ लो क्या आ रहा है, बेंजीन की तरह टोटल 6 हो जाएगा, है ना। 4n+2 इज इक्वल टू 6 ले ले, तो 4n इज इक्वल टू इसको भी लेना है, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एरोमेटिक। कर लेंगे अब, बोलिए बच्चों। अगर दोनों में आए तो एंटी और आएगा नहीं, बनेगा नहीं ऐसे। और दोनों कैटेगरी में ना गिरे और साइक्लिक हो तो नॉन कर देंगे, है ना। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे तो उसकी काउंटिंग में लेते नहीं है उसको, वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। जहां पे नेगेटिव चार्ज है उसको 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो। जहां पे 5 फ्री रेडिकल है वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लेते हो। वहां पे एक लेक्चर और लेना पड़ेगा। ये ले रहे थे ना हम लोग, एक जगह पॉजिटिव चार्ज लिया था। क्या दिक्कत है, कोई समस्या है? सब कॉन्जुगेशन की सिचुएशन है ना। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं 2, केवल यही वाले लिया जाए। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन लेते हो, ये भी ले लोगे। यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक ही इलेक्ट्रॉन, दो नहीं एक। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा वो आएगा 2+। नहीं, मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात
बताना है। नहीं, एंटी एरोमेटिक। चारों स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा ना नॉन, ये वाला, हाँ। फर्स्ट क्या बन रहा है, क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, तो n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो nt बन गया। सेकेंड वाला एरोमेटिक आ जाएगा, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, 2 पाई के 4 हो गए और 2 ये ले लिया, 6 ले लिया, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक। तीसरा देखो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 पाई इलेक्ट्रॉन लोगे, तो किस इस कैटेगरी में भी नहीं आएगा और उसमें भी नहीं आएगा, अगर 4n इज इक्वल टू 5 लेते हो तो भी नहीं आएगा, है ना, तो नॉन एरोमेटिक बन गया है। हाँ, उससे भी देख सकते हैं, यहाँ sp3 आ गया, तो ये भी हो गया क्या, साइक्लिक तो है लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा सिग्मा आ गया, तो नॉन एरोमेटिक। कौन सा, हाँ फ्री रेडिकल तो sp3, लेकिन कंजुगेशन तो बन रहा है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल से कंजुगेशन तो बन ही जाता है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, इसीलिए तो वो ज्योमेट्री वाला पार्ट रह गया है, तो एक और बनेगा, उसकी डिटेल रह गई ना, फ्री रेडिकल और इनकी डिटेल रह गई, वो भी याद आ रहा है ना कि जब ये बता रहे हैं। चलिए अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो जरा सा, कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम, जल्दी से करो, 7 बज गए, ओए स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, अब एक और लेना ही है तो फिर बंद कर देते, स्टेबिलिटी लिख के बंद कर दीजिए। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक, एरो नॉन एंटी, ठीक है। अब कल नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में आपको वो सब करा देंगे जो आज लैग कर रहे थे ना हम लोग ज्योमेट्री वगैरह के मामले में।